देव क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज आप देखेंगे कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका आप पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आपने कई महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखा और अब हम बात करेंगे पार्ट दूसरे में। प्रयास रहेगा दूसरे पार्ट में आपका दूसरा अध्याय समाप्त हो जाए। बचता है तो आपको तीसरा पार्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त डेरिवेशन हम आपको बोर्ड में समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और न्यूमेरिकल भी हम आपको बोर्ड में ही समझाएंगे। इसके पहले आप इन परिभाषाओं को अच्छी तरह तैयार करें और अगले सप्ताह में होने वाले टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर दिखाएं। इसमें आप कई चीज़ों को देख चुके थे। विभव प्रवणता हो गई थी, इसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई थी। अब हम इस पार्ट में आपसे बात करते हैं परावैद्युत से। परावैद्युत किसे कहते हैं, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। परावैद्युत वैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत का अर्थ ये है कि जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, जैसे वायु, जल, कागज इत्यादि। परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। पहला है अध्रुवी परावैद्युत और दूसरा है ध्रुवी परावैद्युत। इसमें देखिए क्या चीजें हैं। अध्रुवी परावैद्युत किसे कहते हैं? वे परावैद्युत जिसके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र में संपाती होते हैं। वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अर्थात अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यह धीरे सीधे समझिए, जिनमें अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उन्हें हम अध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। जैसे H2, O2, N2, CO2 इत्यादि। अब ध्रुवी किसे कहते हैं? ध्रुवी परावैद्युत वे परावैद्युत जिनके अणु में धन तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र में संपाती नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ? अणु का स्थायी द्विध्रुवी आघूर्ण होता है, मतलब उस पे नहीं होता या शून्य होता है, और इस पे होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। जैसे H2O, NH3, HCl इत्यादि। परावैद्युत का ध्रुवण। किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण। फिर से देखिए इसी को, किसी परावैद्युत को यदि हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके भीतर जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब परावैद्युत की सामर्थ्य किसे कहते हैं? परावैद्युत की सामर्थ्य का अर्थ है किसी परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य, किसी परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर है। देखिएगा, किसी परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर है जो वह परावैद्युत भंजन की, भंजन का मतलब होता है तोड़ना, जब किसी चीज को तोड़ दिया जाए, जो वह परावैद्युत भंजन किए हुए बिना सहन कर सकता है। भंजक विभवांतर किसे कहते हैं? ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, 1-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं आपसे। किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर का वह न्यूनतम मान। देखिएगा, भंजक विभवांतर की बात कर रहे हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर का वह न्यूनतम मान जिस पर परावैद्युत में भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भंजन होने लगे तो भंजक विभवांतर कहलाता है। इसका अर्थ हुआ Vmax = Emax × D। धारिता तथा वैद्युत धारिता मोस्ट
इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब से। किसी बर्तन के जल ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आप अपने पास किसी भी पात्र को ले लीजिए, गिलास, लोटा, बाल्टी, सुराही, कुछ भी ले लीजिए, टंकी ले लीजिए। अब इसमें जो हम जल भरते हैं उसकी जो क्षमता होती है जल भरने की, यदि 10 लीटर का है तो वो 10 लीटर की क्षमता रखती है, 20 का है तो वो 20 की रखती है। तो जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। लेकिन जब बात वैद्युत धारिता की हो तो क्या बोलेंगे? किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता मतलब पास में रखने की जो क्षमता होती है उसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इसके कारण चालक के विभव में जो परिवर्तन का अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इसके कारण चालक के विभव में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस ये परिभाषा हम सूत्र से बना सकते हैं, C बराबर Q बटे V। तो यहाँ ऊपर क्या है Q, नीचे क्या है V। तो यहाँ पे बोल सकते हैं किसी चालक के दिए गए आवेश तथा इसके कारण चालक में विभव परिवर्तन V के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है आपका? कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसको हम लोग फैराड भी बोलते हैं। तो 1 फैराड होता है 1 कूलाम वोल्ट के बराबर होता है। इन छोटी छोटी चीजों को जरूर सीखिएगा क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। वैद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है M-1 L-2 T4A2 होता है। यह कैसी है? यह एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसकी जो संयोजन के नेट धारिता का अगर सूत्र कहें, संयोजन की जो नेट धारिता का मतलब होता है जितने भी संधारित्र हैं सभी की धारिता को जोड़ दिया जाए तो कुल धारिता निकल आएगी। पृथ्वी का विभव सदैव शून्य लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का विभव सदैव शून्य लिया जाता है। तो यदि पृथ्वी की कभी आपको धारिता निकालनी पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत कहेंगे, क्योंकि 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वह अनंत हो जाती है। अगला है आपका किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसका भी डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है सिद्ध करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर दिया गया जो नंबर है 9919425442, इस नंबर पे आप संपर्क करके इस वीडियो का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने किसी भी सब्जेक्ट साइंस वर्ग में उसका आप नोट्स हमारे यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए, किसी विलगित गोली चालक की धारिता निकालनी है। Q आवेश देने पर चालक के पृष्ठ पर विभव, ये देखिए, ये आपका कोई भी चालक मान के चलिए, ये बाहर आपका परावैद्युत भरा हुआ है। जब इसको Q आवेश दिया जाएगा प्लस Q आवेश दिया जाएगा तो इसका विभव का सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q बटे R। K क्या है? ये आपका परावैद्युत है। जबकि C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q बटे V। तो Q तो अपनी जगह लिखा हुआ है लेकिन V की जगह हम V का सूत्र लिख देंगे। इसका Q से Q कट जाना है और ये नीचे वाली पूरी संख्या ऊपर आ जाएगी। तो सूत्र आपका बन जाएगा C बराबर 4πε0 इंटू K इंटू R। यदि निर्वात दिया गया है तो K का मान 1 रख देंगे तो ये हट जाएगा, तो हो जाएगा C बराबर 4πε0 इंटू R। संधारित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम ये कहें कि इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीजें आपकी संधारित्र से पूछी जा सकती हैं। तो संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र 2 चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिसमें वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। तो ध्यान दीजिए, किसी को संधारित्र 2 चालकों का ऐसा समायोजन है। इसको आप समझें इस तरह कि जो संधारित्र होता है उसमें कोई 2 चालक ऐसे लगे होते हैं जिसके आकार में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जिनके चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकें। उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं।
इसकी कंडीशन है कुछ संधारित्र की जो धारिता होती है ये प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और जो संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब दूरी जितना अधिक होगी धारिता उतनी कम होगी, दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी अधिक होगी। संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच के माध्यम, जो प्लेटों के बीच में जो माध्यम भरा हुआ है उसके परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। तो C समानुपाती K हो जाएगा। किसी संधारित्र पर जो नेट आवेश होता है वो हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। किसी भी संधारित्र पर नेट आवेश हमेशा शून्य होता है। संधारित्र की धारिता इनके प्लेटों के आवेश अथवा इनके बीच के विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। संधारित्र की जो धारिता होती है इनके आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। अब संधारित्र तो आपको पता चल गया, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, इसी के अंतर्गत हम समायोजन देखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? इसमें धातु की दो बड़ी समतल और समरूप प्लेटें होती हैं। इसमें क्या होती है? धातु की दो समरूप का मतलब एक जैसा रूप हो, और समतल प्लेट होती हैं जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर समांतर रखी जाती हैं। प्लेटों की आकृति वर्गाकार होती है या फिर आयताकार होगी या वृत्ताकार होगी, कुछ भी होगी, लेकिन कैसी होगी? समरूप होगी, मतलब एक जैसी होगी। यदि क्षेत्रफल A हो प्लेट का और प्लेटों के बीच की दूरी D हो तो धारिता निकालने का सूत्र हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन 0 बटे D, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन 0 ये तो आपका नियतांक है। संधारित्रों के जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये लिखा हुआ है, प्रभावी धारिता का मान संधारित्रों के समायोजन पर निर्भर करता है। आप कभी भी किसी भी मान को देखकर नहीं बता सकते हैं कि वो परिपथ कैसा है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। इसलिए क्रमों को देखकर ही हम उसके आंसर का बारे में बात कर सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो संधारित्र का जो समायोजन होता है वो दो प्रकार का समायोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम देख लेते हैं। इस समायोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट को दूसरी प्लेट और उसको अगली प्लेट से जोड़ते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, प्रथम प्लेट हो गई, दूसरी हो गई, दूसरी को हमने किससे जोड़ा? तीसरी को, और चौथी को जोड़ा पांचवी से, और पांचवी को इसी प्रकार हम छठवें से जोड़ेंगे। इसी प्रकार ये समायोजन सीधा चलता है। तो ये क्या कह सकते हैं हम? श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र की पहली प्लेट पर Q आवेश तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश तथा दूसरी पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि A से बीच के बीच विभवांतर V हो तो तुल्य विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर V1 + V2 + V3। एक सूत्र आपका ये बना। अगर तुल्य विभवांतर पूछता तो आप ये सूत्र यूज करेंगे, या फिर V की जगह हम सूत्र रख देंगे Q/C। तो Q/C बराबर Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, क्योंकि आवेश तो वही है। तो यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र बन जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 प्लस जितने भी हो आप सभी को जोड़ सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अतः श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये आपका इस सूत्र बन जाएगा। इसकी परिभाषा भी ये रही। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये आपके अलग से भी पेपर में पूछे जा सकते हैं कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सूत्र क्या होगा। तो आपको इस सूत्र की जगह ये सूत्र दे देगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गलती ना होने पाए, क्योंकि इसी का हमने लासा लेकर हल किया है, तभी आपका ये सूत्र बना है। ये सूत्र बनेगा C बराबर C1 C2 बटे C1 + C2। दूसरा सूत्र क्या है? यदि n संधारित्र लगे हों, कितने? n संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हों और तुल्य धारिता कितनी हो? CR हो,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/CR इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस डैश डैश n। तो इसको हम सूत्र बन जाएगा CR इक्वल टू C/n। अब इसी का आप समांतर क्रम में देखिए। श्रेणी क्रम में क्या था, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी प्लेटों को जोड़ा गया था, लेकिन इसमें बिल्कुल भिन्न होता है। इस समायोजन में संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। देखिए जैसे 3 प्लेटें दी गई हैं, तीनों प्लेटों को एक बिंदु से तथा दूसरे की तीनों प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। इसके बाद पहले बिंदु को विद्युत स्रोत से और दूसरे को पृथ्वी पर जोड़ देते हैं। अगर पहला बिंदु ये है तो हम इसको विद्युत स्रोत में तथा इसको कहाँ जोड़ देंगे, पृथ्वी में जोड़ देंगे। और जब पृथ्वी में जोड़ देंगे तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका सूत्र भी हम रख सकते हैं, Q की जगह हम C इंटू V रख सकते हैं। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। इस प्रकार सभी का V कट जाएगा तो क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर पूछा जाए श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। यदि कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि समांतर क्रम में जो आवेश होता है उसकी धारिताओं के किस अनुपात में होता है, तो ये समानुपात कह सकते हैं। Q1 अनुपात Q2 प्लस अनुपात Q3 बराबर C1 अनुपात C2 अनुपात C3। यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, यदि समान धारिता C के n संधारित्र समांतर क्रम में लगे हों तो इसके तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, CR हो जाएगी। जब CR हो जाएगी तो इसे हम लिख सकते हैं CR बराबर N इंटू C। अगला महत्वपूर्ण चीज है इसमें, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। जब संधारित्र को आवेशित करते हैं, आवेशित का मतलब जब हम उसमें करंट देते हैं तो इसके आवेश छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। तो इसको जो आवेश दिया जाता है छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। इस प्रक्रिया में संधारित्र पर पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। जो संधारित्र में क्या होता है, जो पहले से आवेश रहता है उसमें उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो Q आवेश देने पर इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इसका सूत्र बनेगा U बराबर 1/2 Q इंटू V बराबर, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 C इंटू V स्क्वायर। जब आप इनके सूत्र रखेंगे तो ये तीनों सूत्र आपके बन सकते हैं। अगली हेडिंग है आपकी संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। इसको देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में, जो विद्युत क्षेत्र है उसके प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है ना, उसे संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यदि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तथा इनके बीच की दूरी D हो तथा विभवांतर कितना हो, V हो, तो ऊर्जा घनत्व को हम लोग U से लिखते हैं। U बराबर V/A इंटू D। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1/2 ε0 इंटू E स्क्वायर। E क्या है, विद्युत क्षेत्र के लिए बोला गया है। अगला है इसी में सूत्र, यदि दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक K का मान दिया हो तो, यदि परावैद्युतांक का मान दिया हो तो इसी सूत्र में हम K का यूज कर देंगे। U बराबर 1/2 K इंटू ε0 इंटू E स्क्वायर। उम्मीद है आपको वैद्युत विभव तथा धारिता का ये दूसरा पार्ट समझ में आया होगा। आपके भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय के 2 पार्ट बने हैं, जिसका पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा जिसने भी ना देखा हो। दूसरे पार्ट को पूरा देखने के बाद में अब इसमें से कुछ प्रश्न जो बनते हैं, जो इसमें से आ सकते हैं, आने लायक हैं, उन प्रश्नों को हम ग्रुप में पूछेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।
हर अध्याय के समाप्त होने पर उसका टेस्ट लिया जाएगा। सभी विद्यार्थी उस टेस्ट में जरूर शामिल हों जो लोग ग्रुप में हैं। आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे इस मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप में जोड़ने का काम करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम पहुंच सके और विद्यार्थी घर बैठे अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। ध्यान दीजिए, 9919425442 में आप अपना नाम, आप अपना क्लास, आप अपने विद्यालय का नाम और कहाँ के रहने वाले हैं ये लिखकर भेजें। हम आपको आपकी कक्षा और सब्जेक्ट के अनुसार उस ग्रुप में रखेंगे ताकि आपको बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको तीसरे अध्याय में।